हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। टोटल आपके 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर इस बार आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न जो है यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो मोहिनी अट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, अगर मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, हेमा मालिनी, तारा, नीडूगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, कला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कनकरेली, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले, जैसे कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मालविका सरकार, एसके सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला, कोमल वर्धन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा अगर कथक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कथक नृत्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, यहाँ पे दमयंती जोशी कर लीजिएगा, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से। इसके अलावा अगर ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकारों में कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, सुजाता मिश्र, प्रिय वंदना मोहंती, इसके अलावा मीनाती दास, संयुक्ता पानीग्राही, मायाधर राउत, रंजना डैनियल्स, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा अगर मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, झावेरी बहनें, गंभीता देवी, सिंहजीत सिंह, थांबल यामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता, इन सभी का जो संबंध है ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथकली नृत्य की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिव रामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण, इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथकली नृत्य से है। इसके अलावा अगर कुचिपुड़ी नृत्य की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकारों में स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी और राजा रेड्डी, वेमपति सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजराज प्रथम ये जो आपके किस वंश से संबंधित है। तो देखिए, राजराज प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके चोल वंश से संबंधित है। तो चोल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजराज प्रथम के शासन काल की बात कर ले तो देखिए, राजराज प्रथम का जो शासन काल रहा था ना ये आपका 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक जो है इनका जो है वो शासन काल रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि शिवपाद शेखर की जो उपाधि है ना ये किसने धारण की थी। तो देखिए, शिवपाद शेखर की जो उपाधि है ना ये राजा प्रथम के द्वारा जो वो धारण जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित जो आपका राजा राजेश्वर मंदिर है ना, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी जो वो कहा जाता है, और इसका भी जो निर्माण है ना, ये आपके राजराज प्रथम के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा अगर चोल वंश की बात कर ले तो देखिए चोल वंश की जो स्थापना है ना, ये आपका विजयालय के द्वारा जो वो करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो देखिए चोल वंश की जो स्थापना ये आपका 850 ईस्वी में हुआ था, और विजयालय का जो शासन काल है ना, ये आपके 850 से लेकर जो है 871 ईस्वी तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि के उपज के लिए जो है किस प्रकार का भू राजस्व कर जो है वो लिया जाता था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है आपके 4 प्रकार के कर जो है वो लिए जाते थे, यानी 4 प्रकार के टैक्स जो है वो लिए जाते थे। और वो 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से थे? तो पहला आपका खर्च कर हो गया, सेकंड आपका जकात कर हो गया, थर्ड आपका खाम, जिसे जो है खम्स कर जो है वो कहा जाता है, और फोर्थ जो है आपका जजिया कर हो गया। ये जो आपका दिल्ली सल्तनत में जो है 4 प्रकार के टैक्स जो है वो लिए जाते थे, जिसमें भूमि के उपज के लिए जो है ये आपका खर्च कर जो है वो लिया जाता था। तो खर्च कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जकात कर था ना, ये आपके मुसलमानों से प्राप्त संपत्ति पर जो आपका कर लिया जाता था ना, वो आपका जकात कर जो है वो लिया जाता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में खानों पर, खजानों पर, इसके अलावा युद्ध में लूटे गए जो सामान पर जो कर लगाए जाते थे ना, उसे जो है खाम कर या फिर खम कर जो है वो कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में। इसके अलावा अगर जजिया कर की बात कर ले तो देखिए जजिया जो कर था ना, ये आपके गैर मुस्लिम विषयों पर जो वो लगाया जाता था, यानी आपके इस पे जो है मुसलमान पर कर नहीं लगाया जाता था। इसमें जो है विशेष कर हिंदुओं पर जो है वो कर लगाया जाता था, जिसमें महिलाओं और बच्चों को करों में जो है वो छूट भी जो है वो प्रदान जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर दिल्ली सल्तनत की बात कर ले तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था ना, ये इल्तुतमिश को जो है वो माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का जो आपका कार्यकाल रहा था, ये आपका 1206 से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक रहा था, जिसमें 5 राजवंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन जो वो किया था। और जिसमें पहले जो शासन किए थे वो मामलुक राजवंश ने किया था, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। और इनका जो शासन काल है ये 1206 से लेकर जो है 1290 तक रहा था। सेकंड आपके खिलजी वंश ने जो है शासन किया था, और इनका कार्यकाल जो है 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। थर्ड जो वो तुगलक वंश ने किया था, जिनका कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद सैयद राजवंश आए थे, जो कि 1414 से लेकर जो है 1451 तक इनका जो है शासन काल रहा था। उसके बाद जो है वो लोधी राजवंश का शासन रहा था, जिनका कार्यकाल जो है 1451 से लेकर जो है 1526 तक रहा था। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो गया था। और किसने समाप्त किया था? तो ये बाबर के द्वारा जो है वो समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष गुजरात के किसानों का समर्थन करने के लिए जो है खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन जो है वो किया था? तो देखिए गुजरात के किसानों का समर्थन करने के लिए जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो है वो किया गया था। तो 1918 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत जो है वो लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को जो है प्रति वर्ष आपका भारत में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। और पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? तो देखिए पहला जो सत्याग्रह था ना, ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, ये आपका 1917 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो रहा था, यानी लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये किस यूटी का रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका अंडमान और निकोबार रहा था। अंडमान और निकोबार का जो आपका ये जो आपका जनसंख्या घनत्व रहा था ना, वो आपका 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे अधिक आपका जनसंख्या
जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपका दिल्ली है। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना वो आपका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछ दिया जाए तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और दूसरे स्थान पे जो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा था। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो ये आपका मिजोरम राज्य का रहा था। मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? तो देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर ओवरऑल में पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका रहा था तो ये आपका दिल्ली का रहा था। वहीं अगर सिर्फ राज्य क्वेश्चन में दिया रहा तो फिर आपका बिहार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ना ये महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? तो देखिए आरएसएस की जो स्थापना है ना ये आपके डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 27 सितंबर 1925 को जो है ये आपका नागपुर में जो है वो किया गया था। तो नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जो है मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति आए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में पहले गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया था। और इस गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पे जो है ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो जो है वो आपके मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो आए थे। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देश पूछा गया था कि किस देश के राष्ट्रपति आए थे, तो इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले 2023 के गणतंत्र दिवस की तो देखिए 2023 के गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। और इनका नाम क्या है मिस्र के राष्ट्रपति का? तो ये आपके अब्देल फतह अल सीसी आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अब तक जो है गणतंत्र दिवस पे सबसे अधिक बार जो है किस देश को जो है आमंत्रित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और फ्रांस के प्रतिनिधियों को जो है सबसे अधिक 5-5 बार जो है आमंत्रित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि शेख चिन्ना मौला ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए अगर शेख चिन्ना मौला की बात कर तो ये आपके नाद स्वरम वादक थे। तो नाद स्वरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शेख चिन्ना मौला को जो है न्यूयॉर्क के वासर कॉलेज द्वारा जो है नाद स्वर आचार्य की उपाधि भी जो वो सम्मानित जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महाद्वीप एंटार्क्टिका इसका क्षेत्रफल जो है वो पूछा गया था। तो देखिए एंटार्क्टिका की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका पांचवा विश्व का जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना ये आपके 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो है आपके कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपका एशिया महाद्वीप है। सेकंड आपका अफ्रीका महाद्वीप है। थर्ड आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। फोर्थ आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। फिफ्थ आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। सिक्स्थ आपका यूरोप महाद्वीप है। और सेवेंथ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो आपके कुल 7 महाद्वीप हैं। तो ये तो आपके महाद्वीप हो गए। अगर महासागर की बात कर ले तो देखिए विश्व में जो आपके 5 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा जो महासागर है ना ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। सेकंड आपका अटलांटिक महासागर है। अगर क्रम की मैं बात कर लूं, सेकंड आपका अटलांटिक महासागर, थर्ड पे आपका हिंद महासागर है। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तीसरे पे जो आपका हिंद महासागर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए ग्राम पंचायत के गठन का जो उल्लेख है ना ये आपके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 40 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की बात कर ले तो ये जो आपका संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि ये क्रम जो है 5 महासागर के, ये थोड़ा सा गलत जो है वो मिसप्रिंट टाइपिंग हो गया है। तो जिसको भी अगर 5 महासागर के क्रम याद है तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम ये जो पुस्तक है ना, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और महात्मा गांधी जी की एक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी भी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये जो पुस्तक है ना, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा वाई आई एम एथिस्ट ये जो पुस्तक है ना, ये आपके भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि जो पुस्तक है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये जो आपके सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड बाय ये जो पुस्तक है ना, इंडिया डिवाइडेड ये जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया ये जो पुस्तक है ना, ये आपके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो पुस्तक है ना, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंचवर्षीय योजना का कौन सा संस्करण जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो देखिए अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसका शासनकाल जो है यानी जो कार्यकाल रहा था ये 2012 से लेकर जो है 2017 तक रहा था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका जो विकास दर हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया था ना, वो आपका 8% रखा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था ना, वो आपका तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास जो है वो हासिल करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू टूथपेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है टूथपेस्ट के बारे में जो आपका गलत दिया गया है। जिसमें एक स्टेटमेंट ऑप्शन में आपका दिया गया था ए टूथपेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, ये जो कथन था ना टूथपेस्ट के बारे में, वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि जो टूथपेस्ट आपका होता है ना, वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी बेसिक और एल्कलीन नेचर का होता है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर टूथपेस्ट के पीएच मान की बात कर ले तो देखिए टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है ना, वो आपका 8 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मेघालय का लोकप्रिय फसल त्योहार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेघालय का जो लोकप्रिय हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, एक तो आपका नोक्रेम उत्सव है, सेकंड आपका वांगला महोत्सव है। तो ऑप्शन में आपका वांगला महोत्सव दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका वांगला महोत्सव है ना, ये मेघालय राज्य का जो है लोकप्रिय फसल उत्सव है। तो वांगला महोत्सव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नोक्रेम उत्सव की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका नोक्रेम उत्सव है ना, ये मेघालय में खासी जनजाति द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फसल त्योहार भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये जो आपका सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका वाघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो वाघोरा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है ये कितने सीटें जो है वो आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2008 में परिसीमन आयोग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो है लोकसभा में 412 जो है वो सामान्य कैटेगरी के लिए जो है वो सीट है। वहीं अगर एससी की बात कर ले यानी अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें जो है वो आपका आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये आपका 47 सीटें जो है वो आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति का पूछा गया था, तो 84 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कादम्बरी ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है।
तो देखिए अगर कादम्बरी की बात कर ले तो ये जो आपका संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास था जिसके लेखक जो है ये आपके बाणभट्ट थे, यानी बाणभट्ट के द्वारा जो यह कादम्बरी पुस्तक जो है वो लिखा गया था। तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका हर्षचरित्र जो पुस्तक है ना, ये आपके बाणभट्ट के द्वारा ही जो वो लिखा गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कलहन पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, सॉरी राजतरंगिणी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका राजतरंगिणी जो पुस्तक है ना, ये कलहन के द्वारा जो वो लिखा गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए सूर्य कुमार यादव का जो संबंध है ना, ये आपके क्रिकेट से है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेनिस में कोर्ट की लंबाई जो है ये कितना होता है। तो देखिए टेनिस में कोर्ट की जो लंबाई है ना, ये आपका 78 फीट होता है। वहीं अगर मीटर में बात कर ले तो 23.77 मीटर होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका फीट में दिया गया होगा या फिर मीटर में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम जो वो उल्लेखित है। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख में जो है ये रुद्र दमन का जो उल्लेख है वो किया गया है, तो रुद्र दमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजाराम रेड्डी इनका जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए राजाराम रेड्डी का जो संबंध है ना, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो देखिए मूल अधिकार की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, और मूल अधिकार का हनन ये जो आपके संविधान के जो है अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अनुच्छेद 13 में आपका कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत या फिर उनका अल्पीकरण ये जो करने वाली जो विधियां है ना, ये आपके अनुच्छेद 13 में जो वो कहा गया है, तो अनुच्छेद 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान जो है वो किए गए हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान जो है वो प्रदान किए गया है, तो अनुच्छेद 163 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि अनुच्छेद 165 से पूछा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इनके जो नियुक्ति है ना, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपका अनुच्छेद 165 के तहत जो है वो किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अगर गुफा की बात कर ले तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, इसके अलावा जोगीमारा गुफा, उदयगिरी गुफाएं, ये सभी जो गुफाएं हैं ना, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नाम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए तोताराम शर्मा की बात कर ले तो ये जो आपका पखावाज वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पखावाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है आपका शहनाई वादक से है। सितार वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है आपका सितार वाद्य यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ना, ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए जिया मोहिद्दीन डागर, इसके अलावा अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरा स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना, ये आपके वीणा वादक से है। रुद्र वीणा की बात कर ले तो इसमें आपके असद अली खान आ जाते हैं। मोहन वीणा में जो आपके पंडित विश्व मोहन, ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित।
और ये जो आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट है ना, ये आपके मोहन वीणा के आविष्कारक भी हैं। इसके अलावा अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, VG जोग और लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। अगर घटम की बात कर ले तो घटम में आपके प्रमुख कलाकारों में TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका घटम से है। मृदंगम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए KV प्रसाद, SV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिव रामन, इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो U श्रीनिवास, ये जो आपके मैंडोलिन से संबंधित है। तोताराम शर्मा जो है तो ये आपके पखावाज से हैं। अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले तो ये आपके सुरबहार से संबंधित है। गिटार वादक की अगर बात कर ले तो देखिए ब्रजभूषण काबरा, ये जो आपके गिटार से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किस व्यक्ति को जो है संगीत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत में सबसे पहले जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है सम्मानित किया गया था। और किस वर्ष सम्मानित किया गया था तो 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित रविशंकर जी को भी जो है 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी में जो है 1998-99 आएगा, ये आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी को जो है यहाँ पर आपका 2008 हो जाएगा। 2008 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। तो देखिए इंडियन क्लासिकल डांस में जो है आपके मुख्य रूप से 9 रस होते हैं। तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पदक तालिका में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो है रैंक पूछा गया था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। तो 48वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा जो है टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। वहीं अगर पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स रहा था, यानी अमेरिका देश रहा था। अमेरिका के द्वारा जो है टोटल 113 पदक जो है वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका चीन देश रहा था, चीन ने जो है टोटल 88 पदक जीते थे। और तीसरे स्थान पे जो है आपका जापान देश रहा था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से 7 पदक जो है ये किस खेल में और कौन कौन जीते थे। तो देखिए भारत की तरफ जो 7 पदक है ना, पहले तो आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने जो है आपके एथलेटिक्स में आपका जो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो वो जीते थे। यानी पुरुषों के भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा जो वो गोल्ड मेडल जीते थे। सेकंड आपका सखोम मीराबाई चानू, ये जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी। और किस भार वर्ग में तो ये जो आपके महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग में जो है ये भारोत्तोलन में जो है ये आपका सिल्वर मेडल जीती थी। तीसरे रवि कुमार दहिया थे। रवि कुमार दहिया ने जो है पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में जो है ये भारत की तरफ से जो वो सिल्वर मेडल जीते थे। इसके अलावा PV सिंधु जो है बैडमिंटन के महिला एकल में जो है ये आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। लवलीना बोर्गियन जो है ये आपके महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पुरुषों का जो राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम था उसमें जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते थे। यानी पुरुषों का जो हॉकी टीम रहा था वो तीसरे पायदान पे रहा था। इसके अलावा बजरंग पूनिया जो है पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किग्रा कुश्ती में जो है ये भारत की तरफ से जो वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जो है ये किसके द्वारा जीता गया था। तो देखिए भारत की तरफ से जो पहला पदक है ना ये मीराबाई चानू ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए बथुकम्मा की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक उत्सव भी है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तेलंगाना के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए पैरी शिव तांडवम ये जो आपका सबसे प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। और कहाँ का तो ये आपका तेलंगाना का है। इसके अलावा डप्पू नृत्य, लंबाडी, ओगू कथा,
चिंदू भागवतम, गुस्सड़ी नृत्य, थोलू बोम्बलता, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये जो आपके किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए राजा रेड्डी और राधा रेड्डी जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की बात कर ले तो इन्हें जो 1984 में पद्मश्री और 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति है ना ये किस जिले से हुआ था। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से हुआ था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 86वां संविधान संशोधन ये जो आपका किस वर्ष हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था और ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था, तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना जो कि आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसे ही जो आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या था। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके राज्य के 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य में जो वो कहा गया था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महिलाओं की वॉलीबॉल में कोर्ट की ऊंचाई जो है ये कितनी होती है। तो देखिए वॉलीबॉल का आप कोर्ट देखे होंगे, इसमें जो आपका नेट का जो ऊंचाई पूछा गया था, तो देखिए इसमें जो आपका नेट का ऊंचाई है ना ये आपका पुरुषों के लिए ये आपका 2.43 मीटर होता है, यानी अगर फीट में बात कर ले तो ये जो आपका 7.97 फीट जो है ये आपका ऊंचाई पर होता है। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं में वॉलीबॉल कोर्ट की जो ऊंचाई है ना ये आपका 2.24 मीटर होता है और फीट में जो आपका 7.35 फीट होता है। तो ऑप्शन में आपका 2.24 मीटर आपका दिया गया था, तो 2.24 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जो वो जाना जाता है और इस अभिलेख को लिखने वाले हरिसेन जो है ये आपके किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का जो लिखने का कार्य है ना ये आपका हरिसेन के द्वारा किया गया था और ये जो आपके हरिसेन थे ना ये आपके गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राजा की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बाणभट्ट ये जो किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो आपके बाणभट्ट थे ना ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा चंद्रबरदाई की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके चंद्रबरदाई थे ना ये पृथ्वीराज चौहान के जो ये आपके दरबारी कवि थे। वहीं अगर भौभूति की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके भौभूति थे ना ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के जो ये आपके दरबारी कवि थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो मान्यता है ये तो आपका 1924 में मिला था, लेकिन इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था, तो 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले IOA के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष भी थे ना ये आपके सर दोराबजी टाटा थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये आपकी PT उषा है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये किस वर्ष में पेश किया गया था। तो देखिए भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये आपका वर्ष 1919 में जो है पेश किया गया था और उस समय जो भारत के वायसराय भी थे ना ये आपके चेम्सफोर्ड ही थे, तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है ये आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और इस अधिनियम को जो है इंग्लैंड
इंग्लैंड की संसद द्वारा जो है वो पारित किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में एक द्विसदनीय यानी 2 सदनों विधायिका की स्थापना भी जो है वो किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक द्विसदनीय यानी 2 सदनों विधायिका की जो स्थापना है ना, ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान जो है कितने प्रश्न जो है वो पूछे गए थे? तो देखिए 2011 की जनगणना में जो है टोटल आपके 29 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो 29 प्रश्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि 2011 की जनगणना में आवास सूची और आवास की जनगणना में जो है ये कितने प्रश्न थे? तो देखिए आवास सूची और आवास की जनगणना में जो है ये आपके टोटल 34 प्रश्न थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनगणना से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना ये जो है कब शुरू हुआ था? तो देखिए भारत में जो पहला जनगणना है ना, ये आपका 1872 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में? तो ये जो आपका मेयो के कार्यकाल में जो ये आपका शुरू हुआ था। वहीं अगर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए नियमित जनगणना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1881 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो आपका रिपन के कार्यकाल में जो ये आपका शुरू हुआ था। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो ये कब हुआ था? यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है पहली जनगणना कब हुआ था? तो पहली जो जनगणना है ना, ये आपका 1951 में हुआ था। इसके अलावा जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष ये जो है किस वर्ष को कहा जाता है? तो देखिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष जो है ये आपका 1921 को जो वो कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1951 में भारत में जो पहली जनगणना हुई थी उसमें जो है कितने सवाल पूछे गए थे? तो इसमें जो आपके टोटल 14 सवाल जो है वो पूछे गए थे। इसके अलावा जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष ये जो है किस वर्ष को कहा जाता है? तो देखिए लघु विभाजक जो वर्ष है ना, ये आपके वर्ष 1951 को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना रहा था वो आपका 15वीं जनगणना रहा था। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना में भारत का कुल जनसंख्या कितना रहा था? तो ये जो आपका 121 करोड़ रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मिनरल इज गोवा फेमस फॉर? यानी गोवा जो है किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो देखिए गोवा जो है ये आपका लौह और मैंगनीज अयस्कों के लिए जो है ये सबसे प्रसिद्ध है। तो लौह और मैंगनीज में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल में मुजफ्फरपुर के किस जिला जज की जो है हत्या का प्रयास जो है वो किया गया? तो देखिए अगर अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल की बात कर ले तो देखिए अलीपुर बम मामले की जो साजिश है ना, ये आपका वर्ष 1908 में जो वो किया गया था। और इसे मनी कटोला बम षड्यंत्र या फिर मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और इसमें जो आपका किस जज की हत्या का प्रयास जो वो किया गया था? तो इसमें जो आपके डगलस किंग्सफोर्ड पर जो है प्रयास जो वो किया गया था। तो डगलस किंग्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसने किया था हत्या करने का प्रयास? तो देखिए बम फेंकने वाले जो आपके क्रांतिकारी थे ना, ये आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में यानी हमारे शरीर में कैल्शियम जो तत्व है ना, ये सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो कैल्शियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना जो है ये कौन थी? तो देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला नृत्यांगना थी ना, ये सोनल मानसिंह थी। सोनल मानसिंह को जो है 2003 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सोनल मानसिंह की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना से जो वो संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह ही जो है ये आपके 1992 में पद्म भूषण पाने वाली जो है सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
ये जो है कब हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपके 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक और महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी जो है ये कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक यानी स्थापना जो है ये आपका A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था और इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो आपके A.O. ह्यूम ही थे। और इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रतिनिधि जो है वो आपके उपस्थित रहे थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, उस समय 72 प्रतिनिधि जो है वो आपके उपस्थित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो देखिए 1885 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है ना, ये आपका 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया। और देखिए दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या जो है बढ़कर जो है ये आपका 436 जो है वो आपका हो गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये कौन बने थे? तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है ना, ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी बने थे और ये जो आपके 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किए थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे ना, ये आपके जॉर्ज यूल बने थे और जॉर्ज यूल जो है ये आपके 1888 के जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किए थे। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, यानी सिक्कों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए सिक्कों के अध्ययन को जो है ये आपका न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र जो है वो कहा जाता है। तो न्यूमिस्मैटिक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मालदीव का जो है राजकीय धर्म पूछा गया था। तो देखिए मालदीव का जो राजकीय धर्म है ना, ये आपका इस्लाम है। तो इस्लाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो उपन्यास है ना, ये किरण देसाई के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो नोवेल है ना, ये आपका 2006 में जो है ये प्रकाशित हुआ था और इसी उपन्यास के लिए जो है किरण देसाई को 2006 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य ऑथर की अगर बुक की मैं बात कर लूँ, जैसे कि अरुंधति रॉय के पुस्तकों का नाम पूछा जाता है, तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट, इसके अलावा आज़ादी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर चेतन भगत की पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रिवॉल्यूशन 2020, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके चेतन भगत के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर झुम्पा लहरी की पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए द नेम सेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द लॉलैंड, इसके अलावा अनकस्टम्ड अर्थ, वेयर अबाउट्स, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके झुम्पा लहरी के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कोणार्क सूर्य मंदिर के पास कौन सा कुंड है? तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर के पास जो है ये आपका सूर्य कुंड या फिर राम कुंड, ये जो आपके कुंड हैं, तो सूर्य कुंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य में पुरी के निकट स्थित है। तो पुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर ये जो है किस देवता को समर्पित है? तो ये जो आपका सूर्य देवता को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है 13वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भी जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 21A की बात कर ले तो ये जो आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 21 में आपका ये घोषणा किया गया है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना, ये केवल प्रारंभिक शिक्षा को ही जो है ये आपका मौलिक अधिकार जो है वो बनाता है। यानी आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें जो है आपका ये मौलिक अधिकार जो है वो बनाता है। और अनुच्छेद 21A को जो है ये आपका वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कानून के समझ समानता, ये जो आपका अनुच्छेद 14 में कहा गया। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आपका अनुच्छेद 19 में कहा गया है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया है। शिक्षा का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 21A से संबंधित है। जम्मू कश्मीर विधायिका राज्य के अस्थायी निवासी और इन्हें परिभाषित करने के लिए ये जो आपका अनुच्छेद 35A में जो वो कहा गया था। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ये जो आपका अनुच्छेद 44 में है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद 51A में है। इसके अलावा बजट की जो बात है ये आपका अनुच्छेद 112 में जो वो कहा गया है। चुनाव आयोग के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 324 में जो वो कहा गया है। आधिकारिक भाषाएं जो है ये आपके अनुच्छेद 343 से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है ये आपके अनुच्छेद 352 में जो वो किए गए। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने की संसद को जो शक्ति है ना ये अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि मूल संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना उस समय जो टोटल आपके भागों की जो संख्या थी वो आपका 22 था। और उस समय जो लेख यानी अनुच्छेदों की जो संख्या थी ना वो 395 था। और प्रारंभ के समय आपके 8 अनुसूचियां थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर वर्तमान में बात कर ले तो देखिए वर्तमान में भारत के संविधान में ये जो आपके 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में जो आपके 448 अनुच्छेद हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि वर्तमान में सर 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपके 395 अनुच्छेद तो है ही, लेकिन जो आपके क्लोज आ जाते हैं ना, जैसे कि अनुच्छेद 21A का क्लोज आपका आ गया, इस प्रकार से जोड़कर जो है आपके 448 अनुच्छेद हो गए हैं। तो अगर वर्तमान में ऑप्शन में आपका 395 ना दिया रहे तो फिर 448 आपका करेक्ट आंसर होगा। और 395 या 448 अगर आपका ना भी दिया रहे तो फिर 470 अनुच्छेद जो है आपको वो सही करके आना होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1928 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1928 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपके नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में जो है आयोजित किया गया था। तो एम्स्टर्डम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसी ओलंपिक में जो है भारत के द्वारा हॉकी में जो है पहला स्वर्ण पदक भी जो वो जीता गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम के द्वारा जो है किस ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जो वो जीता गया था। तो देखिए भारतीय हॉकी पुरुष टीम के द्वारा जो है 1928 का जो आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना इसमें भारत ने जो वो स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था उसमें हॉकी पुरुष टीम के जो है कप्तान जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए कप्तान जो रहे थे वो आपके जयपाल सिंह रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पहला आधुनिक ओलंपिक ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पहला जो आधुनिक ओलंपिक है ना ये आपका 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और 32वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपका 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये जो आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और कब, तो ये आपका 2024 में जो है आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया ये जो आपका किस शैली का उदाहरण है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये जो आपका एक आर्च स्मारक है जो कि आपका मुंबई शहर में जो है वो बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है किसकी याद में बनाया गया था, तो ये जो आपका 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत में स्वागत करने के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है किस शैली का उदाहरण है, तो ये जो आपका इंडो साराशैनिक स्टाइल यानी आपका भारत अरबी शैली का जो है एक उदाहरण है। तो भारत अरबी शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिज़ाइन है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का जो वास्तुकार रहे थे ना ये आपके जॉर्ज व्हिटेट रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ये जो है पूरा कब हुआ था, देखिए इसका निर्माण जो शुरुआत है ये आपका 1911 में ही हुआ था, लेकिन इसका जो पूरा है ना निर्माण ये आपका 1924 में जो है वो पूरा हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जीव मिल्खा सिंह ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जीव मिल्खा सिंह की बात कर ले तो ये जो हमारे देश के सुप्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के जो ये पुत्र हैं और ये जो आपके प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मिल्खा सिंह की बात कर ले, ये तो आपका जीव मिल्खा सिंह का हो गया। मिल्खा सिंह की बात कर ले तो इन्हें जो है भारत में इन्हें जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और मिल्खा सिंह जो है ये राष्ट्र मेडल खेल में व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये आपके पहले भारतीय एथलीट भी जो वो बने थे। और ये जो आपके 1958 और 1962 में जो आपका एशियाई खेल हुआ था ना इसमें जो है भारत की तरफ से जो है ये स्वर्ण पदक भी जो वो जीते। अब देखिए यहाँ पर एशियाई खेलों की बात ही आ गई है। तो यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहला जो एशियाई खेल है ये कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पहला जो एशियाई खेल है ना ये आपका 1951 में ये जो आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा अगर बात कर ले मिल्खा सिंह के बारे में तो देखिए ये जो आपका द रेस ऑफ माई लाइफ है ना ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भरतनाट्यम और कथक नृत्य में 2021 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे मिला है। तो देखिए 2021 में भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है ये लक्ष्मी ईश्वर को जो है ये आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2021 में कथक नृत्य के लिए जो है ये आपके समा भाटे को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयलक्ष्मी ईश्वर और समा भाटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रसीदी टिकट ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका रसीदी टिकट है ना ये अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी है। तो अमृता प्रीतम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमृता प्रीतम को जो है ये आपका पंजाबी भाषा का जो है पहला कवित्री भी जो है वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टी.एच. विनायक राम ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए टी.एच. विनायक राम की बात कर ले तो ये जो आपके घटम वादक से संबंधित है। तो घटम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लोक लेखा समिति में टोटल जो आपके कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए लोक लेखा समिति में जो है आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में आपके 15 सदस्य और राज्यसभा में जो ये आपके टोटल 7 सदस्य होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए लोक लेखा समिति पहली बार जो है ये आपका 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर उत्तर दक्षिण गलियारे की बात कर ले तो ये जो आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को और तमिलनाडु के जो ये आपका कन्याकुमारी से जो वो जोड़ता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हाईवे के बारे में पूछा गया था तो देखिए उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना ये आपके NH44 को जो है वो जोड़ता है। तो अगर हाईवे पूछा गया था तो NH44 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कर ले तो देखिए पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है ये आपके असम के सिलचर को और गुजरात से जो है ये आपका पोरबंदर को जो वो जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP एट फैक्टर कॉस्टिज यानी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये आपका राष्ट्रीय आय यानी इक्वल टू नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो नेशनल इनकम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर एनएनपी के अगर फार्मूले की बात कर ले तो देखिए एनएनपी का जो फार्मूला होता है ना वो आपका जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जब आप डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे ना, यानी मूल्यह्रास को माइनस करोगे, तो आपका जो है वो एनएनपी जो है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएनपी का जो है फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और इसके अगर फार्मूले की बात कर ले तो देखिए जीडीपी में जब आप विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के साथ जब आप विदेश में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब जोड़ोगे ना तो ये जो हमारा जीएनपी जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये जो हमारा जीएनपी का जो वो सही फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक निर्वाह कृषि दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका निर्वाह कृषि है ना ये एक आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो निर्वाह कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसमें जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है। ये प्रश्न जो थोड़ा सा मुझे अस्पष्ट रूप से मिला था, तो आप इस प्रश्न को जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री से रिलेटेड था कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री के साथ काम करता है तो क्या पद होता है, या फिर कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो ये भी प्रश्न आप जो है कमेंट करके बताइएगा। एक जो आपके वायलिन वादक से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न जो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है ये खुशवंत सिंह के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो खुशवंत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खुशवंत सिंह के द्वारा अन्य लिखी गई पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आई शैल नेवर हियर इन नाइटिंगेल। इसके अलावा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कलेक्टेड स्टोरीज। इसके अलावा दिल्ली ए नॉवल। ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में नयनतारा सहगल के पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए रिच लाइक अस, प्रिजन एंड ए चॉकलेट केक, द डे इन शैडो, व्हेन द मून शाइन्स बाय डे। इसके अलावा द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये आपके नयनतारा सहगल के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका रसीदी टिकट ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए ये जो आपका रसीदी टिकट जो पुस्तक है ना ये आपके अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अमृता प्रीतम के अन्य पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए द स्केलेटन एंड दैट मैन। इसके अलावा कागज टेक कैनवस, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इसके अलावा 50 फ्रैगमेंट्स ऑफ द इनर सेल्फ। ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये आपके अमृता प्रीतम के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा मुल्क राज आनंद के पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका अनटचेबल जो पुस्तक है ना जो कि मुल्क राज आनंद का पहला उपन्यास है, और ये जो अनटचेबल पुस्तक है ये आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा ये जो आपका कुली पुस्तक है ना ये भी आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा टू लिप्स एंड ए बर्ड ये जो पुस्तक है ना ये भी आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा ही जो वो लिखा गया है। इसके अलावा विक्रम सेठ की पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए ए सूटेबल बॉय ये जो पुस्तक है ना ये आपका विक्रम सेठ के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में टोटल आपके 440 जिले थे। तो सॉरी 640 जिले थे। तो 640 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात कर ले तो देखिए 2001 की जनगणना में भारत में जो आपके टोटल 593 जिले थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके भारत में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए अगर वर्तमान में बात कर ले तो आपके 797 जिले हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नूरजहां की उपाधि ये जो है किसे मिली थी, या फिर नूरजहां का जो है उपनाम पूछा गया था।
तो देखिए नूरजहां की उपाधि की बात कर ले तो ये जो आपका जहांगीर के द्वारा जो है, जहांगीर की पत्नी जो 20वीं पत्नी थी ना, यानी आखिरी जो पत्नी थी, जिनका नाम मेहरुनिशा था, और इन्हें जो है नूरजहां की उपाधि जो है वो प्रदान किया गया था। तो मेहरुनिशा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए जतिन गोस्वामी की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ये आपका सत्रिया नृत्य से है। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर जतिन गोस्वामी की बात कर ले तो देखिए जतिन गोस्वामी को जो है वर्ष 2008 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 2004 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य की जो शुरुआत है ना, ये कब और किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए सत्रिया नृत्य शैली की जो शुरुआत है ना, ये आपके असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सत्रिया नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा ये जो है कब दिया गया था। तो देखिए सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग भारत में वर्तमान में जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथकली जो कि आपका केरल का है। थर्ड आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। फोर्थ आपका कथक जो कि आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। फिफ्थ आपका मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ये आपका ओडिशा राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो आपके वर्तमान में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए HSRA की जो स्थापना है ना, ये आपका 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। तो आपका वर्ष पूछा गया था कि किस वर्ष में हुआ था। तो 1928 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर ले तो ये जो आपका एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि HSRA से पहले इसका क्या नाम था। तो देखिए इससे पहले जो इसका नाम था ना, वो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1924 में कानपुर में जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इसका नाम जो बदलकर HSRA जो है ये आपका 1928 में जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2021-22 तक भारत के कप्तान के तौर पर जो है सबसे ज्यादा ODI खेलने वाले जो है खिलाड़ी का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए 2021-22 तक भारत के लिए जो कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जो ODI मैच खेले थे ना, ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो वो खेला गया था। महेंद्र सिंह धोनी जो है बतौर कप्तान के रूप में जो है लगभग 200 ODI मैचों में जो ये खेल चुके हैं। तो MS धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपका 30 दिसंबर 1906 को नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा जो है ये आपका ढाका बांग्लादेश में जो वो किया गया था। तो ढाका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि पौरी नाच ये जो है किस जनजाति के द्वारा जो है किया जाने वाला एक नृत्य है। तो देखिए अगर पौरी नाच की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जो है ये आपका कोकना जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो कोकना जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नवंबर 2021 तक मौलिक अधिकार जो है ये कितने थे। तो देखिए नवंबर 2021 की बात कर ले या फिर वर्तमान में बात कर ले तो देखिए नवंबर 2021 तक मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना, वो आपका 6 था। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मूलतः यानी जब हमारा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, वो आपका 7 था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना मूल संविधान में, ये जो आपका मौलिक अधिकार था जिसे अनुच्छेद 31 में जो वो शामिल किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को जो है
44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो वो हटा दिया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो हटाया गया था। तो ये जो आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इस अधिनियम के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार को सूची से जो है हटा दिया गया। और बात कर ले वर्तमान में आपका संपत्ति का अधिकार क्या है, तो इसे जो है संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार का जो विवरण यानी वर्णन जो है ये आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका यूएसए देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। और वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका समता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके अलावा छठा जो है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगलों का मातृत्व जो है ये किस वंश का था, यानी माता की ओर से मुगल जो है ये किसके वंशज थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल शासकों के जो है आपके 2 महान वंशों में से जो है आपके वंशज थे, जिसमें माता की ओर से जो है ये आपके चंगेज खान के जो है वो वंशज थे। तो माता की ओर से पूछा गया था तो चंगेज खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पिता की ओर से पूछ दिया जाता तो देखिए पैतृक पद से जो आपके वंशज थे ना ये तैमूर के वंशज थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है, जहां पे ऑप्शन में आपका पन्नालाल घोष जो है वो दिया गया था। तो देखिए पन्नालाल घोष जो है ये आपके बांसुरी वादक है ना कि तबला वादक है। तो पन्नालाल घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध तबला वादक की बात कर ले तो देखिए उस्ताद अल्लाह रखा खान, अहमद जान थिरकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, कंठे महाराज, अनोखे लाल, गुदई महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो देखिए अगर बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ले तो इसे जो आपका राजेश्वरम मंदिर भी जो है वो कहा जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। और ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। और इसका जो निर्माण है ना ये आपका 1003 से लेकर 1010 ईस्वी यानी 11वीं शताब्दी में जो है चोल शासक राजा प्रथम चोल के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो राजा चोल प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना ये आपका पूरी तरह से जो है ग्रेनाइट पत्थर से जो ये आपका बना हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप रियल में मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बृहदेश्वर मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है ये किस वर्ष शामिल किया गया था। तो ये आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्यरत एक संस्था है। तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी जो है ये आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है। तो संस्कृति मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुम्तेश्वर मंदिर ये जो है किस पत्थर से जो है इसे बनाया गया है। तो देखिए अगर गुम्तेश्वर मंदिर की बात कर ले जिसे जो है बाहुबली मंदिर के नाम से भी जो वो जाना जाता है और ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका गुम्तेश्वर मंदिर है ना ये आपके कर्नाटक के मैसूर जिले में जो है ये जो आपका श्रवणबेलगोला शहर में स्थित है। इसके अलावा ये जो आपका गुम्तेश्वर मंदिर है ना ये आपके जैन धर्म से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो आपका किस पत्थर से बनाया गया है तो ये जो आपका ग्रेनाइट पत्थर से जो वो बनाया गया है। तो
तो ग्रेनाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण, ये जो है कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए गोमतेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपका 983 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडा राय के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस प्रांत का एक हिस्सा है? तो देखिए जाफना प्रायद्वीप की बात कर ले तो ये जो आपका श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का जो है एक हिस्सा है। तो उत्तरी प्रांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कोगम पट्टू एबी मुरुगैया किस वादन के वादक हैं जिन्हें 2022 में जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है? तो देखिए अगर कोंगम पट्टू एबी मुरुगैया की बात कर ले तो ये जो आपके थाविल वादक हैं, यानी थाविल के क्षेत्र में जो है इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो थाविल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो आपके केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के जो है ये रहने वाले हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिक्किम को विशेष राज्य का जो दर्जा है ना, ये किस भाग में जो वो उल्लेखित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से लेकर जो है अनुच्छेद 371 जे तक जो है आपके टोटल 12 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है वो प्रावधान जो है वो कराया गया है, जिसमें सिक्किम राज्य का जो विशेष दर्जा है ये आपका अनुच्छेद 371 एफ में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 371 एफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 371 एफ को जो है संविधान के 36वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1975 में हुआ था, और इसमें जो है अनुच्छेद 371 एफ को जो है वो जोड़ा गया था, यानी सिक्किम राज्य को जो है विशेष दर्जा जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 371 एफ के तहत जो है सिक्किम में विधानसभा की स्थापना, सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र बनाना, सिक्किम विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये जो है किसके बारे में बताता है? तो देखिए अनुच्छेद 17 की बात कर ले तो ये जो आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मुद्रा योजना में कितने रुपए का जो है लोन दिया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मुद्रा लोन योजना है ना, ये आपका अप्रैल 2015 में जो है इस योजना को जो है शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत जो है अधिकतम 10 लाख रुपए तक की लोन जो है वो प्रदान किया जाता है। तो 10 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत जो है आपके 3 तरह के जो वो लोन दिए जाते हैं, जिसमें पहला जो लोन होता है वो आपका शिशु लोन होता है, और शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपये तक जो है आपको कर्ज जो है वो दिए जाते हैं। दूसरा जो लोन होता है वो आपका किशोर लोन होता है, और किशोर कर्ज के तहत जो है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है कर्ज जो है वो दिया जाता है। और थर्ड जो होता है वो आपका तरुण लोन होता है, और तरुण कर्ज के तहत जो है 5 लाख से लेकर जो है 10 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कितने पाकिस्तान ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए कितने पाकिस्तान पुस्तक की बात कर ले तो ये जो आपका कमलेश्वर के द्वारा जो है वो लिखा गया था, यानी कमलेश्वर की जो है ये एक उपन्यास है। तो कमलेश्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए जो है कमलेश्वर जी को 2003 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जल प्रदूषण की समस्या का जो है मुख्य कारण कौन सा है? तो देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार में जल प्रदूषण की समस्या का जो मुख्य कारण है ना, ये आपका आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये आपके खुशवंत सिंह और हुमरा कुरैशी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोपाल प्रसाद दुबे इनका जो संबंध है ना, ये किस नृत्य से है? तो देखिए गोपाल प्रसाद दुबे जो है ये आपके छऊ नृत्य से संबंधित है। तो छऊ नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है 2012 में जो है
छऊ नृत्य में योगदान के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि छऊ नृत्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये जो आपका छऊ नृत्य है ना वो आपका 3 प्रकार का होता है, यानी 3 राज्यों का जो है ये लोक नृत्य है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है, सेकंड आपका झारखंड का, और थर्ड जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और छऊ नृत्य का अलग अलग नाम भी है, जैसे कि मयूरभंज छऊ, सरावकेला छऊ, इस प्रकार से जो आपका नाम है छऊ नृत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुमकुर खनन ये जो क्षेत्र है ना ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तुमकुर खनन क्षेत्र ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो आपका तुमकुर खनन क्षेत्र है ना ये आपका लौह अयस्क के लिए जो ये प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोहड़ी त्योहार ये जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका लोहड़ी त्योहार है ना ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पूरा पाषाण काल को ये जो है कितने भागों में जो वो बांटा गया है? तो देखिए पूरा पाषाण काल को जो है आपके लार्टेट के द्वारा 1970 में जो है ये 3 भागों में जो वो बांटा गया था। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका पूरा पाषाण काल, सेकंड आपका मध्य पाषाण काल, थर्ड आपका उत्तर पाषाण काल। ये 3 भागों में जो वो विभाजित किया गया था। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है ना ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया था? तो ये जो आपका 8 शहरों में और 11 स्थानों पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा था? तो देखिए इसमें पहले स्थान पे जो आपका राज्य रहा था ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, दूसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था, और तीसरे स्थान पे जो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का जो नामकरण है ना ये किसने किया था? तो देखिए सत्याग्रह आंदोलन का जो नामकरण है ना ये मगन लाल के द्वारा जो वो किया गया था। तो मगन लाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग ये आपका कहा गया है कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को जो है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 24 घंटे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर अनुच्छेद पूछा गया था तो अनुच्छेद 22 का क्लोज 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना जो है ये जो अधिकार है ना ये माता पिता का जो वो कर्तव्य होगा? तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है पढ़ाने का जो अधिकार है ये आपका एक मौलिक अधिकार है जो कि एक माता पिता का कर्तव्य होगा। तो 6 से 14 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, ये जो आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 20 के क्लोज 3 में जो है ये वाक्य जो आपका कहा गया है